पशुधन विकास योजना, जिससे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और यानी कि हमारे जो बाकी पशु हैं, चाहे देसी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर की प्रजातियां हो, इनको आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा, जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ भी मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। आउटपुट और आउटकम के आधार पर इनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, जिससे कि योजनाओं का व्यय जो है वो उस दिशा में हो कि पशुपालकों की आय भी बढ़ सके। और कुल मिलाकर जो पशुओं के लिए जो दूसरा इसमें एक पहलू है डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि आपने याद होगा एक बार हमने पहले घोषणा की थी, वो थी फुट एंड माउथ डिसीज के लिए, जहां पर उनकी पूरी तरह से वैक्सीनेशन, टीकाकरण हमने करना था। इसमें इसी तरह से डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल है, इसको नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के साथ जोड़कर इनकी गतिविधियों के साथ चलाने का निर्णय लिया है कि सुदूर गांव में और दुर्गम क्षेत्रों में हम पीपी के माध्यम से मोबाइल वेटनरी स्कीम्स, यानी कि पहले तो इंसान के लिए ही एम्बुलेंस जाती थी, अब हमारे जो पशुपालक हैं उनके जानवरों की देखरेख के लिए भी, उपचार के लिए भी एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया जाएगा। एक बड़ा कदम है उस दिशा में। और इसके अलावा जो तीसरा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक और कदम है, जिसमें डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को रखा गया है। इसके माध्यम से वर्किंग कैपिटल पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाएगी, जिससे और पशु रखने का उनको मौका मिलेगा। और इसके अलावा क्वालिटी ब्रीड्स मिले, पशुओं का टीकाकरण हो, लेकिन जो पशु रखते भी हैं उनको भी उसके लिए चिलिंग प्लांट्स हो, बल्क मिल्क कूलर हो, और प्रोसेसिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी बहुत मददगार साबित होगी। और क्वालिटी टेस्टिंग करने के लिए भी इसमें इक्विपमेंट दिए जाएंगे। तो इसको देखा जाए तो ओवरऑल एक पैकेज जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, क्वालिटी ब्रीडिंग से लेकर और उन पशुओं की उपचार से लेकर, उनके टीकाकरण से लेकर, उनके मिल्क इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डेयरिंग के लिए बल्क मिल्क प्रोसेसिंग हो, टेस्टिंग हो, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए भी ये बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, जिसमें कुल मिलाकर 54,618 करोड़ रुपया लगभग अनुमानित निवेश इसमें होगा। और इसमें केंद्र सरकार की ओर से व्यय जो होगा वो लगभग 9,800 करोड़ रुपये किया जाएगा। तीसरा विषय जिस पर मैं आने वाला हूं, क्योंकि कोविड के टाइम पर आपने योगा का भी, काढ़े का भी, आयुष मंत्रालय की भी एक भूमिका देखी। देश विदेश में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत की जाने वाले जो और कदम है उनको और मजबूती कैसे मिले, इसके लिए आज निर्णय किया गया है कि नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, उसमें भी लोग उसकी मदद ले सकें, उसका भी बल मिलेगा। और इससे डिसीज बर्डन यानी कि बीमारी का जो भार है वो भी पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी कम होगा, लोग स्वस्थ भी रहेंगे। और हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो हमारी पद्धति है, जो कई हजार वर्षों से लगातार देश में चल रही है, उसको देश और विदेश में भी और लोकप्रिय किया जाए। इनसे सामान्य स्वास्थ्य में
भी सुधार होगा, बीमारियों की रोकथाम भी होगी और नुकसान पर खर्च भी कम होगा। इसके अंतर्गत 12,000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, देश भर में किए जाएंगे, और 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेंगे, 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, 36 नए 50 बेड के और 30 बेड के और 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा, और 101 जो हाल में चल रहे एग्जिस्टिंग 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है। 43 आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ 152 आयुष डिस्पेंसरीज को अपग्रेडेशन का निर्णय भी किया गया है। इससे आयुष के माध्यम से होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस की संकल्पना के अनुरूप, जो मैंने पहले भी कहा आपसे कि प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर को प्रोत्साहन देने के लिए इन सब कंपोनेंट्स को इसके साथ जोड़ा गया है। इसके कई और भी बिंदु हैं, डिटेल प्रेस नोट में आपके पास वो आ भी जाएंगे। एक और निर्णय जो आपको जानकारी ही है कि पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा आयुष मंत्रालय का नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन है, NEIFM, अब उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है, उसका निर्णय किया गया है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च होगा, यानी कि इस पे आयुर्वेद को भी जोड़ा गया है, रिसर्च को भी बल मिलेगा, और इससे हमारी जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर तक के राज्यों तक जो मेडिसिनल वैल्यू है उस पर रिसर्च करके उसको आयुर्वेद को और बाकी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी को ही, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, बाकी सबको भी उससे बल मिले, रिसर्च पर भी बल मिलेगा, और कुल मिलाकर आयुष मंत्रालय को जो ये इंस्टीट्यूट है उसका केवल नाम ही नहीं बदला गया, उसके काम में भी और वृद्धि की गई है। जैसा आप सबको विदित है, देश से चाहे एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, शिपिंग की बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है, और इसी दृष्टि से जो मर्चेंट शिप्स हैं उसके लिए शिपिंग मंत्रालय का एक काफ़ी लंबे समय से प्रस्ताव चल रहा था कि इस पे निर्णय करना चाहिए। जो पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज का हमारा मंत्रालय है उसने मर्चेंट शिप्स के भारत में रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी सपोर्ट दिए जाने की मांग की थी। आज उस पर भी निर्णय किया गया है, क्योंकि लगभग 30 सालों में ये देखा गया कि कार्गो में तो वृद्धि हुई है, लगभग 11.5% वार्षिक दर से अगर देखा जाए वृद्धि हुई है, लेकिन कुल मिलाकर उसमें जो भारतीय जहाजों की हिस्सेदारी थी वो कम होती चली गई। तो आत्मनिर्भर भारत, जहां एक और टेक्सटाइल सेगमेंट में ROSCTL को जो निर्णय किया गया कि 31 मार्च 2024 तक कंटिन्यू किया जाएगा, उसमें आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल देगा। वहीं पर शिपिंग इंडस्ट्री के लिए आत्मनिर्भर भारत में भारतीय शिप्स की रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा हो, इंडियन फ्लैग्स के साथ ज़्यादा हो, सब्सिडी सपोर्ट भी दी जाए, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे हमारे जो सेंट्रल PSCs हैं, जब वो बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं तब भी उन्होंने एक दिया होता था उसमें ऑप्शन की राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, जो ट्रांसपोर्ट के टेंडर्स थे उसमें इंडियन शिपिंग कंपनीज को राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल का इस तरह से दिया जाता था ताकि वो L1 पे जो आता था उसको मैच कर सकें, लेकिन भारतीय कंपनीज उनको मैच नहीं कर पाती थी। ये जो मैं अभी आपको निर्णय का थोड़ा विस्तार में बताने वाला हूं, इससे आपको जानकारी मिलेगी इससे किस तरह से भारतीय कंपनीज compete भी कर पाएंगी, भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री को बल भी मिलेगा, इंडियन फ्लैग उन शिप्स पर लगा होगा, उनको और ताकत मिलेगी, रजिस्ट्रेशन में भी सब्सिडी सपोर्ट के साथ साथ उनको और भी इंसेंटिव दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है
कि मंत्रालयों व सीपीएससीज के द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे कार्गो के लिए भारतीय जहाज़ों को राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के साथ साथ सब्सिडी भी दी जाए। जिन जहाज़ों में भारत में फ्लैगिंग 1 फरवरी 2021 के बाद हुई है, यदि वो 10 से 20 वर्ष पुराने हैं तो उन्हें L1 की दर के 10% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यदि वे 10 वर्ष से कम पुराने हैं तो उन्हें L1 की दर के 15% तक सब्सिडी दी जा सकेगी।